अब हम बात करते हैं यार 24 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इट इज़ अबाउट एआई ट्यूटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यार, जो कि न्यूज़ में था। बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो एक तरह से कुछ रीजन्स में और कुछ इनकम अच्छे पैसे खासे पैसे वाले लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, ये देखने को मिल रहा था हमारे देश में। तो वो पहले न्यूज़ में था कि एक एआई ट्यूटर बनाया गया। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी 24 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले टॉपिक जो कि न्यूज़ में था दैट इज एआई ट्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहले तो हम बात करें यार कि जो इंडिया का जो एजुकेशनल लैंडस्केप है वो कैसा है। कि इंडिया का जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसकी बात करें एजुकेशन लैंडस्केप की बात करें तो जो मार्केट साइज है इसका इट इज़ अराउंड हाउ मच। जो मार्केट साइज है ये अराउंड 1 मतलब अराउंड 14.8 बिलियन डॉलर्स का है यार, फाइनेंशियल 2026 के अंदर हम बात करें तो। एंड ये जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे 27 to 30% प्राइवेट कोचिंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। 27 to 30% जो है प्राइवेट कोचिंग्स हमको देखने को मिलता है। एंड जो स्केलेबिलिटी गैप जो है कि कितना बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो 90% यहाँ पे स्केलेबिलिटी गैप है। एंड एआई जब इस्तेमाल करेंगे, एडिटर्स जब इस्तेमाल करेंगे, वो और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है यार एआई जो है। सो एआई इज कॉस्ट एफिशिएंसी लाएगा एआई। तो ये हमने इंडिया का जो एजुकेशन लैंडस्केप है उसके बारे में बात की। बाकी जो एआई ट्यूटर है ये क्या होता है, ये ट्यूटर की डेफिनेशन की बात करें, एआई ट्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो एक पर्सनलाइज असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा। एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा। एडेप्टिव लेसन्स जो है वो ये सिखाएगा। कॉन्सेप्ट को आसानी से एक्सप्लेन करेगा। सो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेगा। एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट करेगा यार कि आदमी जो पढ़ रहा है ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट लाइक पहले जो बायजूस क्लासेस थे इसी प्रकार के एक तरह से पर्सनलाइज होता था, ठीक है। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा। तो जो डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडल एआई ट्यूटर के तौर पे यहाँ पे जो प्रपोज किया गया है, जो सामने लाया गया है, उसके बारे में बात करें सी प्रपोज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडल है इसके अंदर पब्लिक डिजिटल रेल्स हमको देखने को मिले। प्राइवेट यहाँ पे इंजन्स हैं ना, प्राइवेट इंजन्स बनाएंगे ये बोला गया। गवर्नमेंट जो है ट्रस्ट प्रोवाइडर के तौर पे काम करेगा यहाँ पे। गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ ट्रस्ट प्रोवाइडर। एंड जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जो प्रायोरिटी है मेन यहाँ पे जो एआई ट्यूटर के अंदर जो मेन प्रायोरिटी दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, जेईई एंड नीट यूजी। ओके। बाकी जो एआई ट्यूटर की ज़रूरत क्यों है यार हमको, नीड फॉर एआई ट्यूटर की बात करें, नीड फॉर एआई
ट्यूटर तो एक सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाएगा, जो गाइडेंस डेफिसिट है उसको ये ब्रिज करने में हेल्प करेगा, इट विल ब्रिज दी गाइडेंस डेफिसिट, है ना। एंड जो बहुत सारे जो कोचिंग फीस है उसको एक तरह से अनबंडल करने में हेल्प करेगा, कम करेगा, सो इट विल अनबंडल दी कोचिंग फीस एंड तरह से जो अटेंशन है उसको इंडिविजुअलाइज करेगा, एक इंसान के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, है ना। कोचिंग में बहुत सारे लोग मिल के पढ़ते हैं तो किसी एक के ऊपर ध्यान देना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जो एआई ट्यूटर है यहाँ पे इंडिविजुअलाइज करेगा अटेंशन को। यहाँ पे जो प्रायर डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं रिगार्डिंग दिस एजुकेशन सिस्टम उसकी हम बात करें, प्रायर डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो दीक्षा पोर्टल लाया गया है। दीक्षा, ये दीक्षा पोर्टल है किसके बारे में बात करता है यार, है ना। एक तरह से करिकुलम लिंक्ड ई टेक्स्ट बुक है जो कि क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक जो है वो प्रोवाइड करता है दीक्षा। उसके बाद पीएम ई विद्या, ये पीएम ई विद्या जो है एक तरह से टीवी चैनल्स या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू यहाँ पे 2020 में लॉन्च किया गया था, जिससे ये डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव है यार, वहाँ से पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्वयं 2000, मतलब अभी भी चालू हो रहा है, ऑन गोइंग अभी भी चल रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है स्कूल्स टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आईआईटी पाल एंड सती, आईआईटी पाल एंड सती जो है एक तरह से ये वीडियो लेक्चर क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो कि एक तरह से टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट जो कि जेई और नीट, है ना, के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की जो प्रायर डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बाकी जो चैलेंजेस एंड रिस्क है इस सेक्टर के अंदर, यहाँ पे जो एआई ट्यूटर की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस एंड क्या क्या रिस्क हमको देखने को मिल सकते हैं यार। चैलेंजेस एंड रिस्क की बात करें तो जो परसिस्टेंट डिजिटल डिवाइड हमको देखने को मिलता है, एआई हेलुसिनेशन जो है वो एक चैलेंज है। बहुत सारी चीज़ें एआई से, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इट इज़ एआई हेलुसिनेशन यार। ऑल्सो डाटा जो है उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। डाटा मिसयूज़ एंड प्राइवेसी, और क्या चैलेंज है यार, यहाँ पे जो रोड लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको लोग इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। लोग बोलते हैं इसको पढ़ के आओ, इसको रट के आओ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द चैलेंजेस आर। तो चैलेंजेस के बाद दुनिया में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए इस चैलेंजेस को ठीक करने के लिए, अगर हम दुनिया से सीखें तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करें अगर, तो जो कैनमिगो, कैनमिगो जो है वो खान एकेडमी ने यहाँ पे इनिशिएटिव लाया ना। ये कैनमिगो जो है खान एकेडमी का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर एक एआई पावर ट्यूटर होता है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड है ना। एंड ये सिक्योरिटी जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे ट्यूटरिंग मेथड जो है उसको इस्तेमाल करता है कि स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है कि कैसे आंसर तक हमको अप्रोच करना है। कैनमिगो, कैनमिगो के बाद यहाँ पे नेशनल एआई स्ट्रेटेजी जो कि यहाँ पे किसने लाया है, यूके के अंदर यहाँ पे नेशनल एआई स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशन जो है यूनाइटेड किंगडम ने लाया यहाँ पे। नेशनल एआई
स्ट्रेटेजी यूके के अंदर एक तरह से ये जो यूके का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया एक एआई पायलट प्रोग्राम है जो कि ऑटोमेट करता है टीचर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है उसको यहाँ पे ऑटोमेट कर देता है। जो टेस्ट डोमेन स्पेसिफिक एआई मार्केटिंग मतलब टेस्ट डोमेन किस सेक्टर में आपको टेस्ट बनाना है वो से मेक कर लेता है, ये बना देता है ये, है ना। ह्यूमन जो टीचर वर्कलोड है उसको रिड्यूस करता है, जो टीचर लोगों का जो वर्कलोड है उसको एआई जो है एक तरह से रिड्यूस करता है। यूनेस्को का जो है ना एक और इनिशिएटिव है यार जिसे हम बात करते हैं गेटवे टू द पब्लिक डिजिटल लर्निंग, यूनेस्को का ये एक इनिशिएटिव है। गेटवे टू पब्लिक डिजिटल लर्निंग, ये यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यूनेस्को का जो गेटवे इनिशिएटिव है एक तरह से ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि इसलिए लाया गया था कि जो पब्लिक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो फ्रीली एक्सेसिबल हो दुनिया भर में, है ना। बेसिक ह्यूमन राइट्स के तौर पे हर इंसान इसको एक्सेस कर पाए। जो मतलब पब्लिक एजुकेशन है एक तरह से किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर मोनोपोलिस को यहाँ पे रोकने के लिए लाया गया था। तो ये हमने ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात की, ठीक है। चैलेंजेस हैं ग्लोबल इनिशिएटिव में, तो सॉल्व मतलब करना क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे लाना है। वे फॉरवर्ड की बात करें सो वे फॉरवर्ड के अंदर हमको एक ह्यूमन इन लूप लाना होगा। ह्यूमन इन दी लूप फ्रेमवर्क की पूरा पूरा एआई के ऊपर नहीं छोड़ सकते यार। ह्यूमन इन द लूप फ्रेमवर्क जो है ये इन्वॉल्व करना, लाइक लॉ में भी हमने बात की थी ह्यूमन इन द लूप फ्रेमवर्क, है ना। मल्टी चैनल एक्सेसिबिलिटी जो है इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, मल्टी चैनल एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान देना होगा। जो फ्रीमियम एंड वाउचर सपोर्ट जो है इस चीज़ के ऊपर हमको फोकस करना होगा। इंडिपेंडेंट क्वालिटी ओवरसाइट जो है ये बहुत ज़रूरी है यार, इंडिपेंडेंट क्वालिटी ओवरसाइट, ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट द वे फॉरवर्ड, ग्लोबल इनिशिएटिव, चैलेंजेस, रिस्क, प्रायर डिजिटल इनिशिएटिव से एआई ट्यूटर होता क्या है, ज़रूरत क्या है, ठीक है। इंडिया में जो एजुकेशन लैंडस्केप है उसके बारे में बात की यार। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द स्पेस री एंट्री गाइडलाइंस की, जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था यार। जो इन स्पेस के जो रूल्स आए थे फॉर सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन, ये न्यूज़ में था। बिकॉज जो नेशनल स्पेस डे है, नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया था, 23 अगस्त को यहाँ पे इंडिया ने एक्सपांड किया जो स्पेस इकोसिस्टम का। बिकॉज एक सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की गई, है ना, टू एड्रेस जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एसोसिएटेड हैं विद एंड ऑफ लाइफ एंड जो री एंट्री है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो सक्सेस यहाँ पे स्काई रूट एरोस्पेस को मिला विक्रम 1 से, एंड जो नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस, उसने इशू किया फर्स्ट गाइडलाइन फॉर प्लान्ड री एंट्री ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। स्पेस ऑब्जेक्ट का जो री एंट्री है, मतलब री एंट्री के अंदर जो रिटर्न ऑफ सैटेलाइट्स या फिर स्पेस क्राफ्ट्स एंड रॉकेटेज जो कि रॉकेट जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं, है ना, ऑर्बिट से लाना है वापस, है ना, इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, उसको यहाँ पे री एंट्री बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। सो हम बात करें अबाउट व्हाट स्पेस री एंट्री गाइडलाइंस की। स्पेस री एंट्री गाइडलाइन की जो है इसमें हम बात करते हैं अबाउट इन स्पेस की। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट है स्पेस री एंट्री का, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस री एंट्री। और हम बात करें अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस री एंट्री, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द रिटर्न ऑफ द स्पेस ऑब्जेक्ट इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, वापस से लाना। सो रिटर्न ऑफ
स्पेस ऑब्जेक्ट्स टू अर्थ एटमॉस्फेयर, एक प्लान्ड या फिर कंट्रोल्ड, है ना, एक इंटेंशनल जानबूझ के सेफ जोन डिस्पोजल यहाँ पे इसकी बात की जाती है। प्लान्ड और कंट्रोल्ड इंटेंशनल सेफ जोन डिस्पोजल की बात की जाती है। एंड अनकंट्रोल के अंदर नेचुरल जो ऑर्बिटल डीके या फिर डेब्रिज है उनके लिए अनकंट्रोल्ड स्पेस री एंट्री। सो नेचुरल ऑर्बिटल डीके और डेब्रिज के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी जो सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस हैं, लाइक बहुत सारे जो स्पेस में अगर सैटेलाइट घूमते रहे तो क्या होता है, ऑर्बिटल कंजेशन हमको देखने को मिलता है। सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस की बात करें तो ये हमको देखने को मिलता है यार, ऑर्बिटल कंजेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट, बहुत सारे और ना ऑर्बिट देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो घूम रहे हैं। फ्रीक्वेंट डिस्पोजल देखने को मिलता है ड्यू टू कॉन्स्टिलेशन, फ्रीक्वेंट, तो ये सब सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस हो गए। फ्रीक्वेंट डिस्पोजल ड्यू टू कॉन्स्टिलेशंस, क्रॉस बॉर्डर रिस्क होता है यार, फॉरेन टेरिटरी में चले जाएंगे तो इसका एक चैलेंजेस है। सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर रिस्क टू फॉरेन टेरिटरीज हमको देखने को मिलता है ना। एक तरह से जो ग्राउंड कैजुअलिटी रिस्क है फ्रेगमेंट्स एंड फ्यूल का, कि वापस से गिरे ग्राउंड में तो ग्राउंड में कैजुअलिटी देखने को मिल सकता है। ग्राउंड कैजुअलिटी रिस्क फ्रॉम फ्रेगमेंट्स एंड फ्यूल। और क्या है यार, यहाँ पे जो की रेगुलेटरी गाइडलाइंस आए उसके बारे में बात करें कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर जो ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट है, ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें एक सिंगल विंडो ऑथराइजेशन देखने को मिलेगा वाया इन स्पेस। सिंगल विंडो ऑथराइजेशन देखने को मिलेगा वाया इन स्पेस। एंड जो इंडिया के जो एंटिटीज़ हैं इनको ग्लोबल ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी यार। इंडिया एंटिटीज़ रिक्वायर्स ग्लोबल ऑथराइजेशन, एंड जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं मस्ट ऑपरेट थ्रू इंडियन एंटिटीज़। फॉरेन एंटिटीज़ मस्ट ऑपरेट थ्रू इंडियन एंटिटीज़। एंड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बनाए गए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड जो कैजुअलिटी रिस्क है बिलो 1 in 10,000 है यार। एक्सपेक्टेड कैजुअलिटी रिस्क इज बिलो 1 in 10,000। सर्वाइबिलिटी एंड ग्राउंड रिस्क असेसमेंट किया जाएगा इनको वापस लाने से पहले। सर्वाइबिलिटी एंड ग्राउंड रिस्क
असेसमेंट किया जाएगा। बाकी जो टाइमलाइन एंड प्लानिंग के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, टाइमलाइंस एंड प्लानिंग की जो चीज़ें हैं, इसमें पैरामीटर जो सबमिट करना होगा 6 मंथ एडवांस में। पैरामीटर शुड बी सबमिटेड 6 मंथ एडवांस एंड रीवेरिफिकेशन जो है 3 मंथ बिफोर री एंट्री होना चाहिए। री वेरिफिकेशन जो है इट शुड बी 3 मंथ्स बिफोर री एंट्री। एंड जो एडवाइजरी नोट है वो कब देखने को मिलेगा? 45 डेज बिफोर री एंट्री। एडवाइजरी नोट 45 डेज बिफोर री एंट्री। देखो भाई, ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में सब डिटेल में पूछा जाता है मेंस में, तो इसीलिए सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वार्निंग सिस्टम यहाँ पे बनाया गया। वार्निंग सिस्टम जो है वार्निंग सिस्टम की बात करें तो इसमें NOTAMS जो है एक तरह से नोटिस टू एयरमैन यहाँ पे दिया जाएगा एंड मैरीटाइम नेविगेशनल वार्निंग दिया जाएगा। एंड जो लीगल एंड फाइनेंशियल जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पे, लीगल एंड फाइनेंशियल गाइडलाइंस की बात करें तो जो ऑथराइजेशन है वो फॉरेन स्टेट से मिलेगा फॉर EEZ इम्पैक्ट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऑथराइजेशन कहाँ से लेना पड़ेगा? ऊपर से गिर गया, अगर EEZ में गिरा तो ऑथराइजेशन जो है फ्रॉम फॉरेन स्टेट लेना पड़ेगा फॉर EEZ इम्पैक्ट। एंड मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। ऑल्सो इंडेमनिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत है यार। इंडेमनिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लीगल एंड फाइनेंशियल गाइडलाइन हो गया। बाकी जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग दिस, अगर हम उसकी बात करें इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये हमको देखने को मिला 1967 यार। और क्या है? लाइबिलिटी कन्वेंशन यार, ये हमको देखने को मिला 1972। IADC के जो गाइडलाइंस हैं ये गाइडलाइंस 2002 और 2007 में हमको देखने को मिले। उसके बाद जो UNCOPOS जो LTS गाइडलाइंस हैं ये हमको 2019 में देखने को मिले। ये क्या क्या है ये सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो देखो यार, जो यहाँ पे आउटर स्पेस ट्रीटी है वो एक तरह से हार्मफुल कंटामिनेशन को अवॉइड करने की बात करता है ना, हार्मफुल कंटामिनेशन को अवॉइड करने की बात करता है। जो लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 का वो एक तरह से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है लॉन्चिंग स्टेट्स के पास होगा ये बोलता है। एंड IADC के जो गाइडलाइंस हैं वो क्या बोलते हैं? जो डिब्रीज का जो मिटिगेशन है ना, ये सबमिट करना हो, कैसे करना है लॉन्ग टर्म में लो अर्थ ऑर्बिट पे ये कैसे करना है ये बताना होगा। एंड UNCOPOS का TS गाइडलाइन जो है ये
LTS गाइडलाइन, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यूज़ के बारे में बताया गया। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट दी स्पेस री एंट्री गाइडलाइंस, जो यहाँ पे इन स्पेस के देखने को मिले यार, सब चीज़ों की बात की, बेसिक वापस से जो लाएंगे सेटेलाइट को ज़मीन में, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब के बारे में हमने बात की यार। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार बैक्टीरियोफेजेस की। ये बैक्टीरियोफेजेस जो थे वो क्यों न्यूज़ में थे, बिकॉज जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक यूज़ किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और डिज़ाइन किया गया कंप्लीट जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरियोफेज का पूरा पूरा जीनोम बना लिया गया AI से, तो इसीलिए न्यूज़ में था यार। अगर हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियोफेज विच इज़, यहाँ पे एक AI डिज़ाइन वायरस जो बनाया गया, उसकी वजह से न्यूज़ में था, इसका पूरा जीनोम बनाया गया। बैक्टीरियोफेज AI डिज़ाइंड वायरसेस इसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें, इससे पहले तो होते क्या हैं बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस के बारे में बात करें। So bacteriophages are what? These are virus infecting bacteria. बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरियोफेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक तरह से बायोलॉजिकल एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, एंड ये ह्यूमन सेल्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करते यार। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अबंडेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं ये, एंड दे डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स, डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स। बाकी जो फेज थेरेपी है, बैक्टीरियोफेज के अंदर ये फेज थेरेपी क्या होता है, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज को ट्रीट किया जाता है फेज थेरेपी के साथ। ट्रीट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज। लिमिटेशन की बात करें, बैक्टीरियोफेज के क्या लिमिटेशंस हैं यार, तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लोगों के ही, कुछ बैक्टीरियाज को ही इन्फेक्ट करते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक। एंड जो बैक्टीरियल रेसिस्टेंस डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करते हैं यार, बैक्टीरियल जो रेसिस्टेंस डेवलपमेंट है उसमें यहाँ पे बैक्टीरियोफेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने बात की अबाउट दी बैक्टीरियोफेजेस की। नाउ जो स्टैनफोर्ड जो आर्क एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ पे AI मॉडल का इस्तेमाल करके पूरा पूरा बैक्टीरियोफेज का जीनोम बनाया गया, इसके बारे में हम यहाँ पे देखें। स्टैनफोर्ड आर्क एक्सपेरिमेंट, तो AI मॉडल का इस्तेमाल किया गया, लाइक EVO1 एंड EVO2। जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया दैट इज़ डिज़ाइन अनसीन जीनोम। इस प्रोसेस के अंदर डिज़ाइन किया गया अनसीन जीनोम को फिजिकल सिंथेसिस जो है इसके ऊपर ध्यान दिया गया, एंड इसको टेस्ट किया गया ऑन E. coli। इट इज़ टेस्टेड ऑन E. coli। बाकी जो आउटकम्स यहाँ पे हमको देखने को मिले,
आउटकम्स की बात करें तो 16 फंक्शनिंग डिज़ाइन जो है वो हमको देखने को मिले यार। एंड जो स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, ओवरकम व्हाट, किस लिए इस्तेमाल किया गया? ओवरकम बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। एक जीनोम जो बनाया, फंक्शनिंग डिज़ाइन जो बनाया इसने, तो जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे ओवरकम किया। बाकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका यार? एक तरह से जो एआई असिस्टेड जीनोम डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इसने एक तरह से माइलस्टोन हासिल किया है ना, एक फंक्शन जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाया यार। एआई असिस्टेड जीनोम डिज़ाइन के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। एंड एक तरह से इसने फंक्शनल जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाया। से जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाने से काम नहीं होगा, वो काम करे ऐसा वाला कॉम्बिनेशन तो इसने बनाया यार, जो रीडिंग से डिज़ाइनिंग बायोलॉजी की तरफ हमने देखा शिफ्ट हुआ यार, एक तरह से एआई की दुनिया में शिफ्ट फ्रॉम, जब हम जीनोम को सिर्फ पढ़ते थे क्या है कैसे, अब हम बनाते हैं जीनोम को, है ना, शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम रीडिंग टू डिज़ाइनिंग बायोलॉजी। ना मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ जो ये क्रिएट करेगा, ये जो सिग्निफिकेंस जो एआई डिज़ाइन जो मतलब एक तरह से जो न्यूक्लिक एसिड या फिर जो प्लाज्मिड बनाया गया इसके अंदर है, जेनेटिक मटेरियल जो बनाया गया, इससे मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे क्रिएट होंगे। लाइक फेज थेरेपी में यहाँ पे एडवांसमेंट होगा। फेज थेरेपी मेनली जो है वो बैक्टीरिया को यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से ओवरकम करने की बात करता है। वैक्सीन डेवलपमेंट में ये बहुत काम आएगा। थेरेप्यूटिक प्रोटीन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा यार। ट्रीटमेंट के लिए प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी जो है ये हेल्प करेगा। जीन थेरेपी वेक्टर्स हम बना सकते हैं, जीन को ले जाने वाले वेक्टर्स जो है इस थ्रू बना सकते हैं। जीन थेरेपी वेक्टर्स एंड जो कैंसर वायरसेस हैं, ऑन्कोलाइटिक मतलब ऐसे वायरस बना सकते हैं जो कैंसर को मारे, ऑन्कोलाइटिक कैंसर वायरस बना सकते हैं। ऑन्कोलाइटिक कैंसर वायरसेस बना सकते हैं। तो ये मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया इस एक्सपेरिमेंट ने। इंडिया के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सो इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, अगर हम देखें इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया की, तो एक तरह से इंडिजिनस बायोमेडिकल एआई में हेल्प होगा। इंडिजिनस बायोमेडिकल एआई के ऊपर बढ़ावा मिलेगा। साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमको बनाने होंगे। लाइक हमको कंप्यूटिंग सिक्योर करना होगा, हाई क्वालिटी डाटा सेट्स बनाने की ज़रूरत है। ओके, जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव अब इंडिया में जो चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं यार? लाइक इंडिया एआई मिशन फॉर एआई एडवांसमेंट, इंडिया एआई मिशन, बायो थ्री पॉलिसी, बायो ई3 पॉलिसी, बायो एआई हब, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये सब एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव चल रहे हैं यहाँ पे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एंड जो बायो सेफ्टी फ्रेमवर्क्स हैं वो भी इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं यार। ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं बना सकते यार आप जीनोम को एडिट कर करके, ठीक है, जो कि यहाँ पे रूल्स हैं ऑफ 1990। तो ये हमने बात की अबाउट द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। बाकी जो कंसर्न एंड रिस्क हैं इस टेक्नोलॉजी से, अगर हम बात करें कंसर्न्स एंड रिस्क की, कंसर्न्स एंड
रिस्क तो यहाँ पे देखो भाई, कैपेटेबिल जो है ना, क्या कैपेबिलिटी का जो एम्प्लीफिकेशन है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑटोमेशन रिस्क हमको देखने को मिलता है। बायोसिक्योरिटी स्क्रीनिंग गैप्स अगर हुआ तो यहाँ पे नोवल नॉन रिसेंबलिंग सीक्वेंसेस बन सकते हैं। बायोसिक्योरिटी स्क्रीनिंग गैप्स ऐसे वायरसेस बन सकते हैं जो कि ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकें यार। नोवल नॉन रिसेंबलिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। डुअल यूज़ रिस्क देखने को मिल सकता है, बार बार 2 बार यूज़ करें तो उसकी वजह से डुअल यूज रिस्क देखने को मिल सकता है। चैलेंजेस की बात की, चैलेंजेस तो हैं भाई, चैलेंजेस बता कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी अ पॉलिसी मेकर, सो यू नीड टू गिव द सॉल्यूशंस यार, यू नीड टू गिव द वे फॉरवर्ड, क्या करना है हमको आगे। सो वे फॉरवर्ड के अंदर कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। जो बायो सिक्योरिटी गवर्नेंस है उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है यार। ना एक चेन वाइड सेफ गार्ड जो है वो बनाने की ज़रूरत है। चेन वाइड सेफ गार्ड्स, सेफ्टी एंड साइंस दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंसिंग सेफ्टी एंड साइंस, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द वे फॉरवर्ड, कंसर्न्स, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, मेडिकल अपॉर्चुनिटी, सिग्निफिकेंस। जो स्टैनफोर्ड आर्क एक्सपेरिमेंट है बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एआई से बनाया गया, उसके बारे में हमने बात की यार, है ना। इट इज़ एआई डिज़ाइन वायरसेस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी एडजॉर्नमेंट सीने डीए एंड प्रोरोगेशन के बीच में डिफरेंस की। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो 13 अगस्त को यहाँ पे मानसून सेशन को यहाँ पे जो स्पीकर है उन्होंने एक तरह से एडजॉर्नमेंट सीने डीए स्थगित कर दिया है, बट कब तक वो नहीं बताया है। सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। सेशन ख़त्म कौन करता है? प्रेसिडेंट ख़त्म करता है, इसको हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। बट इसको स्पीकर ने रोक दिया है सिटिंग को, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट सीने डीए। दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है यार, ठीक है। सो एडजर्नमेंट सीने डीए वर्सेस प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट सीने डीए वर्सेस प्रोरोगेशन। इसकी बात करें तो सबसे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये होता क्या है एडजर्नमेंट सीने डीए फिर प्रोरोगेशन। जो कि कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एडजर्नमेंट सीने डीए किसको बोलेंगे? एडजॉर्नमेंट सीने डीए, इसके अंदर इट एंड्स अ सिटिंग, जो सिटिंग होता है उसको रोक देता है यार एडजॉर्नमेंट सीने डीए, ठीक है। कोई फिक्स डेट नहीं होता है ना, नेक्स्ट सिटिंग कब होगा, बट सिटिंग को रोक दिया। नो फिक्स डेट फॉर नेक्स्ट सिटिंग। एंड ये कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि स्पीकर होता है इन लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट होता है इन दी राज्यसभा यार। सो इट इज़ बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद प्रोरोगेशन जो है,
प्रोरोगेशन इट इज़ द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। एडजॉर्नमेंट सीने डी इज द एंड ऑफ द सिटिंग, बट एडजॉर्नमेंट मतलब प्रोरोगेशन इज द एंड ऑफ द सेशन। लाइक मानसून सेशन को बंद कर दिया, इसको प्रोरोगेशन बोलेंगे। मानसून सेशन की सिटिंग को रोक दिया कब तक, अनगिनत काल के लिए, उसको क्या बोला गया हमारे पास, एडजॉर्नमेंट सीने डी। सो प्रोरोगेशन इट्स एंड्स अ सेशन। एंड प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड प्रोरोगेशन के बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के अंदर। उसके बाद एक होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या है, जो लोकसभा है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो लोकसभा 5 साल का रहता है, 4 साल में ख़त्म हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। हर साल 3 बार लगभग, बस विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड यहाँ बजट सेशन 3 बार देखने को मिलता है। वो सेशन को रोक दिया गया तो उसको बोलेंगे प्रोरोगेशन। अब वो सेशन की सिटिंग को रोक दिया गया है बहुत अनगिनत काल के लिए, उसको बोलेंगे एडजॉर्नमेंट सीने डी। सो डिसोल्यूशन इज व्हाट, इट एंड्स लोक सभा एंड इट इज बाय द प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन एंड्स द लोक सभा एंड इट इज बाय प्रेसिडेंट। एंड इंटर सेशन पीरियड जो है वो हमको देखने को मिलता है 2 सेशन के बीच का, एक मानसून सेशन बजट सेशन के बीच में, या फिर विंटर सेशन और मानसून सेशन के बीच में। तो ये जो है ये इंटर सेशन पीरियड के तौर पे हमको देखने को मिलता है। ये की कॉन्सेप्ट की बात की यार ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमने बताया कि 85 के अंदर यहाँ प्रोरोगेशन के बारे में बताया गया है। तो समर एंड प्रोरोगेशन दोनों को पावर जो है वो किसको मिला है, प्रेसिडेंट को मिला है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है आपको यहाँ पे आर्टिकल 85 के अंदर बताया गया है, प्रेसिडेंट जो है समन करता है, प्रोरोग करता है, ठीक है। आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में बोला गया कि जो मैक्सिमम पीरियड है 2 सिटिंग के बीच में वो 6 मंथ का होना चाहिए, मतलब एक साल में 3 बार सिटिंग होगा ही होगा यार, 3 बार नहीं, मतलब 2 बार तो होना ही चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 85 क्लॉज क्या बोलता है, मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 52 क्लॉज 2 जो है, तो 85 क्लॉज 2 जो है ये क्या बोलता है कि डिसॉल्व जो करने की पावर है लोकसभा को किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट लोकसभा को, ओके। उसके बाद जो फीचर जो कंपैरिजन की बात करें दोनों में, यहाँ पे जो फीचर कंपैरिजन है लाइक अथॉरिटी के अंदर, स्टेटस ऑफ द बिल, हाउस कंटिन्यूटी, सब चीज़ें पूछी जाती है यार हमसे प्रीलिम्स में खास करके। जो फीचर्स कंपैरिजन की बात करें तो जो अथॉरिटी है इसके अंदर एडजॉर्नमेंट जो है वो कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजॉर्नमेंट बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रोरोगेशन बाय दी प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन कौन करता है, प्रेसिडेंट। स्टेटस ऑफ द बिल की बात करें तो बिल्स का स्टेटस कैसे रहेगा यार, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट अगर हो गया, ठीक है, सिटिंग का यहाँ पे एडजॉर्नमेंट होता है तो जो जनरली यहाँ पे जो बिल्स हैं वो पेंडिंग ही रहते हैं, बिल्स पे कोई प्रभाव नहीं होता, दिस रिमेन पेंडिंग। प्रोरोगेशन के अंदर
बंद कर दिया ना भाई, सेशन ख़त्म हो गया, तो जो यही पेंडिंग ही रहता है जनरली, रिमेन पेंडिंग। बट डिसोल्यूशन के अंदर बिल, जो पेंडिंग लिप्स बिल्स होते हैं ना डिसोल्यूशन के अंदर, वो लैप्स कर जाते हैं। डिसोल्यूशन के अंदर जो पेंडिंग बिल्स होते हैं दे लैप्सेस। ये स्टेटस ऑफ द बिल की बात की। इसके बाद जो हाउस की कंटिन्यूटी की बात करें तो एडजॉर्नमेंट अगर हमने बोल दिया तो एडजॉर्नमेंट होने के बाद जो हाउस कंटिन्यू रहता है, बट प्रोरोगेशन के बाद भी हाउस कंटिन्यू रहता है, बट डिसोल्यूशन के अंदर लोकसभा एंड्स, हाउस एंड्स। सो एडजॉर्नमेंट में हाउस कंटिन्यूस, एडजॉर्नमेंट में हाउस कंटिन्यूस, प्रोरोगेशन के अंदर हाउस कंटिन्यूस। डिसोल्यूशन की बात करें सो डिसोल्यूशन में हाउस एंड्स। उसके बाद ये प्रोरोगेशन जो है जिसमें सेशन को ख़त्म किया जा रहा है, हाउस को नहीं, प्रोरोगेशन के अंदर सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोरोगेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन जो है एक लीगल सेशन को क्लोज करता है, लाइक मानसून सेशन को क्लोज कर दिया, बजट सेशन को क्लोज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोरोगेशन। सो इट इज़ द लीगल सेशन क्लोजर एंड ये एक तरह से इंटर सेशन पीरियड को स्टार्ट करता है। इट बिगिंस दी, दो सेशन के बीच का जो पीरियड है उसको स्टार्ट करता है। इट बिगिंस दी इंटर सेशन पीरियड एंड जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसकी टाइमिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो आपने नियम बनाया है आप उसको चालू करो यार। ओके बाकी जो करंट कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था उसको हमने आखिरी में देखा यार। आखिरी में देख लेते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में मैंने शुरुआत में बता ही दिया कि जो यहाँ पे 13 अगस्त को यहाँ पे क्या किया गया था, एडजर्नमेंट सीनियर डे की बात की गई। सो करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो मानसून सेशन को यहाँ पे एडजॉर्न कर दिया गया है 13 अगस्त को, मतलब कब तक सेशन तो चल ही रहा है मानसून सेशन, बट अब सीटिंग रुक गई है। टेन डे डिले देखने को मिला है हमको प्रोरोगेशन के अंदर, 10 डे डिले इन प्रोरोगेशन। उसके बाद पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस जो देखने को मिले कि प्रोरोग नहीं कर रहे हैं भाई, सेशन को बंद नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं कर रहे हैं मानसून सेशन को, इसके ऊपर यहाँ पे स्पेकुलेशंस हमको देखने को मिले। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशंस हैं वो फॉलो किया जाता है रिगार्डिंग यहाँ पे कि तुरंत कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है, बट जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। नो फिक्स्ड लीगल डेडलाइंस यार। सो ये हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था। कॉन्टेक्स्ट को छोड़ो यार, मेन तो कंपैरिजन को याद रखो, यही आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में भी पूछा जा सकता है यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे यहाँ पे 24 अगस्त को न्यूज़ में प्रीलिम्स से टॉपिक्स की बात करते हैं यार।
सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट नेशनल स्पेस डे, जो कि कब सेलिब्रेट किया था, 23 अगस्त 2026 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पे जो चंद्रयान 3 के जो हिस्टोरिक लूनर लैंडिंग है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया यार। थर्ड नेशनल स्पेस डे जो सेलिब्रेट किया गया 23 अगस्त को, ठीक है। तो इसको सेलिब्रेट किस दिन पे सेलिब्रेट किया, 23 अगस्त, जब यहाँ पे प्रज्ञान रोवर जो था वो मून पे लैंड किया यार, है ना। विक्रम लैंडर एंड जो डिप्लॉयमेंट हुआ प्रज्ञान रोवर का, है ना, सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 का जो है, उस दिन से हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्पेस डे। तो इसकी वजह से न्यूज़ में था। इसके अगर हम बात करें नेशनल स्पेस 2026 की, नेशनल स्पेस डे 2026 कब सेलिब्रेट किया जाता है, डेट की बात करें 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। कमोमरेशन की बात करें तो चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग है, जिसमें विक्रम लैंडर लैंड किया और जो प्रज्ञान रोवर को यहाँ डिप्लॉय किया गया, उस दिन इसको सेलिब्रेट किया था। 23 अगस्त 2023 को ये हुआ था। सो कमोमरेशन की बात करें, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमको देखने को मिली। जो लैंडिंग साइट है वो क्या नाम दिया गया उसको, शिव शक्ति पॉइंट। एंड 2026 का जो थीम है यहाँ पे वो क्या था यार, नेशनल स्पेस डे का जो थीम था, इट इज़ टूवर्ड विकसित भारत। ये इस साल का जो थर्ड नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया उसका थीम था। 2026 के अंदर किस किस चीज़ों पर फोकस किया गया, 2026 के जो फोकस एरियाज थे उसमें हम बात करते हैं अबाउट इनोवेशन की। इनोवेशन के अंदर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बोला। कोलैबोरेशन की बात करेंगे। कोलैबोरेशन के अंदर इसरो के साथ कोलैबोरेट करना है, एकेडमिया में कोलैबोरेट करना है, इंडस्ट्री में कोलैबोरेट करना है। तो ये मेन फोकस एरियाज थे। और ग्लोबल लीडरशिप में एक तरह से एक रेस्पॉन्सिबल शिप फेयरिंग करने की बात की गई कि ठीक है चलना तो है स्पेस में लेकिन कायदे से। सो ग्लोबल लीडरशिप जो है जिसमें रेस्पॉन्सिबल शिप फेयरिंग की बात की गई। जो मेजर इवेंट है यहाँ पे नेशनल स्पेस डे में, जो मेजर इवेंट की बात करें तो SSC अहमदाबाद बनाया गया यार। ये हमने बात की अबाउट नेशनल स्पेस 2026 के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी यार, दैट इज़ अबाउट व्हाट, यहाँ पे नेशनल स्पेस डे के बाद जो मैंगलोर का जो ASW/SCW जो था वो न्यूज़ में था। मतलब जो इंडियन नेवी ने यहाँ पे रिसीव किया मैंगलोर को, जो कि थर्ड इंडिजिनस ASW है ना, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। कहाँ से, कोचीन शिप यार्ड से रिसीव किया 21 अगस्त को, इसीलिए न्यूज़ में था यार। इसके बारे में मैंगलोर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की बात करें, मैंगरोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, मैंगरोल कोचीन से रिसीव किया। सो वेसल टाइप की बात करें तो इट इज़ व्हाट, मैंगलोर इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। क्लास की बात करें
तो ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। मैन्युफैक्चरर की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। सो इसको किसने बनाया यार, इसको यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। एंड इसके अंदर जो इंडिजिनस कंटेंट कितना है, मैंगरोल जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, इसके अंदर ओवर 80% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। कितना इंडिजिनस कंटेंट है, ओवर 80%। किसके अंदर की फीचर्स की बात करें तो शैलो वाटर सोनार है यार, इसके अंदर शैलो वाटर सोनार है। इसके अंदर यहाँ पे लाइट वेट टॉर्पीडो इस्तेमाल किया गया है। टॉर्पीडोज आर व्हाट, दिस टॉर्पीडोज आर एक तरह से पानी अंदर चलने वाले मिसाइल्स लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं। इसके अंदर वाटर जेट प्रपल्सन जो है वो सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, इनबिल्ट है वाटर जेट प्रपल्शन। एंड ये जो मैंगरोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो बनाया गया है, इसका रोल किस में है भाई, किस चीज़ में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्विलियंस, माइन वॉरफेयर के अंदर हेल्प करेगा। सर्विलियंस, माइन वॉरफेयर के अंदर। ठीक है, हमने बात की मैंगरोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अबाउट BHU का जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है, ये न्यूज़ में था यार, बिकॉज यहाँ पे BHU के अंदर है ना 70 ईयर ओल्ड आर्कियोलॉजिकल ट्रेजरी जो है राजघाट से यहाँ पे प्राप्त किया गया, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ओपन किया, जो 22 बॉक्सेस थे जो कि राजघाट से यहाँ पे 1957 में एक्सकावेट किए गए थे उनको। सो इसीलिए न्यूज़ में था BHU आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। BHU के आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की बात करें सो इसके अंदर जो है किस साइट से यहाँ पे ये डिस्कवरी हुई यार, साइट की बात करें तो राजघाट, जो कि कहाँ पे है, वाराणसी के पास। जो आर्टिफैक्ट यहाँ से देखने को मिले दैट इज 3000 ईयर ओल्ड पोट्री हमको देखने को मिला। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिला। 1956 में जो संदूक यहाँ पे एक्सकवेट किया गया था उसको यहाँ पे अनबॉक्स किया। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन देखने को मिला यार। इसके अंदर हमको कॉइन्स एंड स्टैम्प सील्स मिले। ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो काशी का जो महाजनपदा की जो हिस्ट्री है वो ये दर्शाता है कि काशी एक इम्पोर्टेंट महाजनपदा था। सो काशी महाजनपदा हिस्ट्री को ये बताता है, ये जो एक्सकवेशन है। ऑल्सो इसके अंदर अराउंड 8000 ग्लास लाइट्स एंड नेटिव रिकॉर्ड जो है वो हमको देखने को मिले। ओके, इसके अंदर हमको रिकॉर्ड्स की बात करें तो 8000 ग्लास लाइट्स एंड नेगेटिव्स यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने को मिले। ये जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है इसके अंदर हमने ये बात की यार। बाकी नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइफून नारा, ये न्यूज़ में था। टाइफून नारा न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो
एक तरह से वाइड स्प्रेड फ्लड जो है टाइफून नारा के वजह से हमको यहाँ पे चाइना के अंदर जो गुंगसेई रीजन है वहाँ पे देखने को मिला, जिसमें से अराउंड 50,000 लोग को रिलोकेट करना पड़ा। हैवी रेनफॉल जो है साउदर्न चाइना में देखने को मिला। इसके बारे में बात करते हैं। टाइफून नारा क्या है? जैसे हम लोग साइक्लोन बोलते हैं ना, उसको इस रीजन में टाइफून बोलते हैं। टाइफून नारा साउथ चाइना सी में इसको टाइफून बोलते हैं। दीज आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यार। तो टाइफून नारा इट इज़ एक तरह से ये डेजिग्नेशन जो है चाइना जिंतान है उसमें दिया गया। ये डेजिग्नेशन जो है टाइफून नारा का, इसका डेजिग्नेशन जो है 2619 है, जितान इन चाइना। बाकी कहाँ से ओरिजिन के ये टाइफून नारा जो है, इसका जो ओरिजिन है यार वो हमको देखने को मिलता है साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी से इसका हमको ओरिजिन देखने को मिला है ना, जो बीबू गल्फ है वहाँ से। इसका नेमिंग जो है वो फिलीपींस में किया गया है, नारा ट्री के ऊपर। नारा ट्री जो है वो फिलीपींस में पाए जाते हैं, तो इसके ऊपर इसका नामकरण देखने को मिला। इम्पैक्ट की बात करें, जो टाइफून नारा है इसका जो इम्पैक्ट है ये गुंगसगाई और गुंगसी, हाइनन एंड वियतनाम वाले रीजन को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो हमने बात की अबाउट टाइफून नारा की। उसके बाद जो एफडीसी के जो ड्रग रेस्ट्रिक्शंस हैं वो न्यूज़ में थे, बिकॉज क्लोरफेनेरामीन जो मैलिएट एंड फेनेरामीन एफडीसी के ऊपर ये न्यूज़ में था, बिकॉज गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया। और क्लोरफेनेरामीन एंड फिनाइलेपिनेफ्रिन जो एफडीसीज हैं चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर्स को नहीं देना है, बिकॉज इनका हेल्थ रिस्क एंड इनके सेफर अल्टरनेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है ना क्लोरफेनेरामीन और फिनाइलेपिनेफ्रिन का, वो जो सर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको यहाँ पे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन नहीं देना है ना, इसलिए बोला गया। तो इसकी वजह से न्यूज़ में था यार। एफडीसी ड्रग रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर जो टारगेट किया गया क्लोरफेनेरामीन एंड मैलेट फिनाइलेफ्रिन को जो टारगेट किया गया है, इट इज क्लोरफेनिरामीन, मैलेट है ना, क्लोरफेनिरामीन, मैलेट एंड फिनाइल एफ्रिन का जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है, इसको बैन किया गया चाइल्ड बिलो 4 ईयर्स में। इसको बैन किया गया है ना। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमनली बच्चे कोई भी ओवर द काउंटर खरीद के पिला देते हैं यार। क्लोरफेनारामीन, मैलेट एंड फिनाइलेपिनेफ्रिन, जो फिनाइलेफ्रिन का जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अपने लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कल से मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही प्रिस्क्राइब करता नहीं था, बट नहीं करना है, ठीक है। चिल्ड्रेन अंडर 4 ईयर्स। इसका रैशनल क्यों है? बिकॉज इसके यहाँ पे हेल्थ रिस्क है एंड इसके सेफर अल्टरनेटिव्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो क्यों इनको दें यार। रैशनल इज अबाउट दे हैव हेल्थ रिस्क एंड सेफर अल्टरनेटिव्स है ना। यहाँ पे जो हेल्थ रिस्क है उसकी बात करें तो एक तरह से जो चाइल्ड सेफ्टी है ना, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है वो 4 साल के नीचे में यहाँ पे हेल्थ रिस्क कर सकते हैं यार। बहुत सारे इसके हेल्थ रिस्क हैं, लाइक इसको हम जनरली अपर जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उसमें नेजल कंजेशन के अंदर दे देते हैं, है ना, बट इसको हमको अब नहीं देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो एक फिक्स कॉम्बिनेशन आता है यार
ठीक है। सिंगल डोज तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, जो क्लेवरेनिक एसिड है ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल एंजाइम को दैट डिस्ट्रॉय एमॉक्सिसिलिन एनहांसिंग इस इफेक्टिवनेस। तो हम एमॉक्सी के लिए दे सकते हैं एमॉक्सिसिलिन और क्लेवरेनिक एसिड को, ठीक है। इसके अंदर बच्चों के यहाँ पे हेल्थ रिस्क होते हैं यार, बिकॉज ये जो कॉमनली इसको कोल्ड एंड एलर्जी रिलेटेड सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोकने का कारण क्या है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या होते हैं, पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है 4 साल से छोटे, है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे रोक दिया गया। सो जो रेगुलेशन है यहाँ पे एफडीसी का, दैट इज सेक्शन 26A ऑफ द ड्रग एक्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे H1N1 जो इंसर्जेंस है सर जो हमको देखने को मिला, बिकॉज ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया कि जो इन्फ्लुएंजा ए है दैट इज H1N1 वायरस जो है एक तरह से कंट्री में सर्कुलेट कर रहा है यार, इट बिलोंग्स को अभी जो फैल रहा है यहाँ पे वायरल स्ट्रेन जो है सर खांसी के तौर पे जो फैल रहा है, इट इज़ व्हाट ए मसूरी 11/2025 लाइक वायरस स्ट्रेन। तो इसके बारे में हम बात करें, और इससे पहले जो हमारे पास ये जो एफडीसी जो है, एफडीसी इज़ व्हाट फूड एंड जो एफडीसी फिक्स डोज कम्बिनेशन ड्रग रेस्ट्रिक्शन जो है ये न्यूज़ में था, बिकॉज जो एक्सपर्ट कमेटी है एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है उसने इशू किया था 26A ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1914 द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ की, इसको यहाँ पे बैन किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें H1N1 इन्फेक्शन की, H1N1 इन्फेक्शन सर्ज। तो जो स्ट्रेन अभी जो सर्कुलेट किया हो रहा है वो कौन सा स्ट्रेन है बोला गया यार, इट इज स्ट्रेन इज ए मसूरी 11/2025 जो कि H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए, और इन्फ्लुएंजा ये बोलते हैं PDM09 लाइक है ये। ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। ट्रांसमिशन जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है। फैटलिटी की बात करें तो लोअर देन, इसका कम फैटल 9 का जो लेवल है उससे कम फैटल है। एंड वैक्सीन स्टेटस की बात करें तो जो आज करेंट स्ट्रेन के साथ हमारे पास जो वैक्सीन है वो है प्रेजेंट है यार, वैक्सीन स्टेटस इज़ वेल मैच, जो हमको लगता था बचपन में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करंट स्ट्रेन के साथ वेल मैच है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था कि जो है ना NH इज़ वॉट, चलो बेसिक चीज़ की बात करते हैं, हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये इन्फ्लुएंजा ए है, ठीक है भाई। ट्रीटमेंट जो है इसमें रेस्ट फ्लूइड एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है जैसे वेल मैच वैक्सीन प्रेजेंट है। WHO का यहाँ पे रिकमेंड किया कि जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन स्ट्रेन्स है फॉर नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज बेस्ड ऑन सर्विलेंस डाटा यार, ठीक है। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, हमने बात किया अबाउट दी डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स है ना, प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स की बात की, मेंस रिलेटेड जो टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज़ में रहे थे वो सब देखा है ना। बैटरफेज जो AI से बनाया गया, इसका जेनेटिक जीनोम स्पेस एंट्री की बात की हमने, बात की अबाउट दी AI ट्यूटर फॉर को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये हमने कंप्लीट किया 24 अगस्त 2026 से करंट अफेयर माइंड मैप्स, डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स को।